हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है, उसी प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं कि आपके यूपी एनएचएम जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपके 17,291 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है। ठीक है, उसमें ऐसा है सिलेबस कि 80 जो नंबर आपके आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे और आपके जो 20 मार्क्स का नंबर होगा वो आपका नॉन टेक यानी कि जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर एंड साइंस उसमें सब इंक्लूड रहेगा। तो और माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको आराम से करना है। टाइम आपके पास अभी है, 12 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। तो इसके बाद लगभग आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की प्रायिकता है, क्योंकि जो हमारा यूपीएनएचएम है ये बहुत जल्दी ही एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसलिए आप तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए, 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। और मैं बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल पर हम यूपी एनएचएम की चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू करा रहे हैं। जैसे हमारा एनएम का पहला चैप्टर है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी चैप्टर वाइज। तो आप चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं और आपके इस एग्जाम में कौन क्वेश्चन आना है वैसे भी पढ़ सकते हैं। और थ्योरी क्लास हो रही है, कंप्यूटर की अलग क्लास हो रही है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूपीएनएचएम कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आर्य योजना पीएमजेवाई किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये हमारी योजना 2018 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पुतनिक बी किस देश द्वारा विकसित कोविड-19 का पहला, विश्व का पहला बनने वाला कोविड का टीका जो हमारा था वो हमारा नाम था उसका स्पुतनिक बी। और बनाया किसने था इसको रूस ने डेवलप किया था। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आंगनबाड़ी सहायिका की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी सहायिका की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुदाय के दौरे पर एएनएम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देगी? समुदाय के दौरे पर यानी कि समुदाय में कम्युनिटी में दौरे पर है और वहाँ पर कोई वेक्टर जनित रोग हो गया है, यानी वाहक होते हैं वेक्टर ना, उनके कीटाणु द्वारा यानी कोई रोग हो गया है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या बोलेगी? उसे बोलेगी खराब पड़े सामान में पानी का भराव रोके, यानी कि जो हमारे खराब पदार्थ से टायर हो गया, जैसे कबाड़ी की दुकान पे देखो कि क्या होता है, कबाड़ बड़ा होता है उसमें पानी भर जाता है। गमले में अगर पानी भर जाता है उसकी साफ़ सफाई करें। ठीक, पानी न भरने पाए, पानी स्थिर न होने पाए। कीटनाशकों का छिड़काव करें। एक होता है मैलाथियान पाउडर, आपने देखा होगा जो नगर निगम या नगर पालिका में बड़े शहर में रहते हैं वहाँ पर हम हफ्ते या महीने भर में एक वाइट सा पाउडर छिड़का जाता है नालियों के ऊपर, उसे हम बोलते हैं मैलाथियान पाउडर। उससे क्या होता है, जो मच्छर होते हैं, डेंगू मच्छर होते हैं, वो मर जाते हैं और कीटाणु भी मर जाते हैं। तो कीटनाशकों का छिड़काव करना, पूरी बाह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग करें। यानी कि अगर देखा होगा नवंबर महीने में अपने डेंगू जो था वो अपने पीक पे था। ठीक है, जो डेंगू सबसे ज़्यादा 12 महीनों में सबसे ज़्यादा डेंगू जो देखने को मिलता है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में मिलता है। तो अगर इस मंथ में आप बच जाएंगे तो पूरा साल सिक्योर रहते हैं। अगर आपको उससे बचना है तो मच्छरदानी प्लस आपको पूरी आस्तीन बाह के कपड़े पहनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ये सभी चीज़ें बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या होता है? जो हमारी विटामिन बी 12 है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे हटके विटामिन है, क्योंकि इसमें ऐसी विटामिन है जिसमें एक धातु पाई जाती है जिसका नाम होता है कोबाल्ट। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है, तो वहाँ पर विटामिन बी 12 हो जाती है जिसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। अब कैसे याद रखेंगे किससे कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट हमारा ऐसे लिखा जाता है ना, कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट देखो यहाँ पर कोबा है ना, यहाँ भी कोबा है, तो कोबाल्ट कोबा, कोबाल्ट कोबा, कोबाल्ट कोबा। तो ऐसे याद रखिएगा कि साइनोकोबाल्मिन जो होती है हमारी कोबाल्ट धातु मिलती है, उसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, ये हमारा विटामिन बी 12 का नाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है इसका क्या है, इसका क्या काम है और क्या है। ठीक है, चाहे उस आपको क्वेश्चन गलत लगता हो चाहे सही लगते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? अगर महिला प्रेगनेंसी में है तो वहाँ पर अगर उसको बुखार आता है तो क्या जांच करवाना चाहिए? मलेरिया की जांच करवाना चाहिए। मलेरिया में क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। देखो इसमें क्या है भाई, जब बुखार होगा तो हीमोग्लोबिन तो चेक नहीं करेंगे, ना रक्त शर्करा चेक करेंगे, ना मूत्र की जांच करेंगे। यदि बुखार होता है, मलेरिया में बुखार आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मलेरिया की जांच करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है, सिट्स बांध सहायता क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट एड का क्या है क्वेश्चन है।
सिट्स बांध सहायता करता है। जो हमारा सिट्स बांध होता है वो हमारे घाव को भरने में काम करता है। यानी कि जो देखा होगा जो हमारी एनम होती हैं, अगर मान लो यहाँ पर घाव हो गया तो वहाँ पर हल्की पट्टी रख के रुई का, और वहाँ पर एक होता है टिंचर, एक होता है आयोडीन टिंचर। तो कभी कभी हमने देखा हो जाए किसी के एक्सीडेंट होता है तो उसमें उस लिक्विड को डालकर बांधा जाता है, वो हमारा होता है आयोडीन टिंचर बोला जाता है उसे। हल्का भूरे रंग का होता है। देखा होगा कभी किसी चोट लग जाती है तो हाथ में पट्टी बांधा होता है तो उसको हल्का देखा हो ब्राउन कलर का वहाँ पर लगता है, तो नहीं होता है, वो आयोडीन टिंचर होता है जिससे संक्रमण ना होने पाए। तो लेकिन इस बांध का है मतलब क्या है, हमारा घाव भरने में इस काम को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 वर्ष के बच्चों के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है। अगर 2 से 3 वर्ष का बच्चा है और उसके पैरों में गड्ढेदार सूजन है तो उसको क्या बताती है, बच्चा कुपोषण का शिकार हो चुका है। यानी कि बच्चों में कुपोषण है। अच्छा, कुपोषण होता कब है? कुपोषण जब होता है कि बच्चे को पर्याप्त संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, तो बच्चे के हाथ पैर एकदम सिकुड़ जाते हैं और पेट आगे निकल आता है। इसीलिए वो हमारा कुपोषण का क्या होता है, चिन्ह होता है, साइन होता है। ठीक है, जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में बेचारे गरीब रहते हैं उनमें देखा होगा बच्चे इस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे आपको, तो कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है? शरीर का ऐसा कौन सा भाग होता है जो उदरीय, मतलब देखो आपका ये से बॉडी हो गया, ये ठीक, ये बॉडी हो गया, ये टांग हो गई, तो यहाँ पर एक डायफ्राम होता है, ये आपका उदर भाग को ऊपर करता है और कच्छे भाग को नीचे करता है। तो यही हमारा क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब मैं क्या बताऊँ, इसी को डायफ्राम बोलते हैं। अब इसके बारे में कुछ आपको बताता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डायफ्राम। कभी कोई अगर व्यक्ति छत से नीचे गिरता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उसके शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी होती है, यानी कि आपको देखने में मिलेगा कि आदमी को कहीं चोट नहीं लगी बाहर से, ठीक है, कहीं से चोट नहीं लगी, लेकिन आदमी एक्सपायर हो जाता है। क्यों? कि उसका डायाफ्राम ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, डायाफ्राम ब्रेक हो जाता है। मान लो छत पर से गिरा हचदे, ठीक, तो हचदे से गिरने के बाद क्या हुआ, उसका डायफ्राम ब्रेक हो गया, लेकिन डायफ्राम क्या है, हमारा पेट के अंदर है, तो वो दिखाई नहीं देता। तो कहेंगे फलाने छत से गिरे, उनको चोट कहीं नहीं आई लेकिन एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर भैया चोट उनके अंदरूनी चोट आई, उनका डायफ्राम टूट गया जिससे वो मर गए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? कौन सा कब्ज का कारण है? रेशेदार आहार की कमी जब लेंगे, जो हमारे रेशेदार फ्रूट फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, अगर उसकी कमी कर देंगे तो आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे। तरल भोजन कम लेना, यानी कि जो हमारे लिक्विड वाले भोजन होते हैं उनको कम लेंगे तभी आपको कब्ज हो जाएगा। अनियमित आंत और सजन की आदत, ये भी आपका कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है बी संक्रमण के प्रकार हैं। बी संक्रमण के प्रकार क्या है? एक होता है कॉन्क्रीट, एक होता है टर्मिनल। ये हमारे बी संक्रमण के प्रकार होते हैं। जब हम संक्रमण पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कॉन्क्रीट एंड टर्मिनल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पारिवारिक संबंधी, बिल्कुल सही है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य क्या है? परिवार संबंधी। कैसे? ऐसे महिला कोई अगर घर में बहू आई है और वो उसकी बहू सास द्वारा प्रताड़ित की जाती है, तो क्या हुआ, उसका एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो हमारा क्या हुआ, वो हमारा पारिवारिक संबंध हुआ। यानी कि परिवार में रहते हैं बहू को सास से प्रताड़ना मिली, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। जीवन का लक्ष्य, अगर भाई जैसे हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, जॉब करना, अगर हम जॉब नहीं पाएंगे तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक कारक। भाई शारीरिक कारक मेन फैक्टर होता है, अगर आप शुद्ध स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेपेज की हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ये सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी कान की होती है स्टेपेज, और सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारे शरीर की वो फीमर होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रिफर किया जाना चाहिए? किस स्थिति में? एफएसएस की सुनाई न देने पर, बिल्कुल सही है। बीपी अगर लेस देन 140 से कम है तब भी उसको भेजना चाहिए, और हीमोग्लोबिन अगर 8 ग्राम परसेंट से कम है तब भी उसको भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आप पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती, गलत पिलाई जाती है अभी। यदि आप चाहें तो पोलियो की खुराक दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। पोलियो की खुराक अभी भी पहले की तरह जाती है, बिल्कुल सही है। पोलियो खुराक अब केवल चयनित बच्चों को नहीं, सभी को दी जाती है। तो यहाँ पर सत्य कथन बात की है, तो पोलियो की खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था?
तो WHO ने भारत को 27 मार्च, लिख लीजिए इसको, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त राष्ट्र देश घोषित किया। तो 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र या देश घोषित किया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत देश को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित किया था। तो ऑप्शन वहाँ पर होगा 27 मार्च 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे PHC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है, यानी कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी सेंटर होते हैं उसका जो नेतृत्व कौन करता है, उसका जो नेतृत्व करते हैं हमारे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जो होते हैं वो हमारे करते हैं, जिसको हम CMO बोलते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्यूरपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है। जो हमारी प्यूरपेरियम अवस्था होती है वो आप जब प्लेसेंटा निकलने के बाद जो हमारी अवस्था होती है उसे हम प्यूरपेरियम की अवस्था बोलते हैं। प्लेसेंटा के निकलने के बाद जो अवस्था होती है उसे हम प्यूरपेरियम अवस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। जो हमारी वार्षिक पैरासाइट दर होती है वो हमारी मलेरिया से संबंधित होती है। अच्छा, पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। TBA का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि मैं आपसे फिर कह रहा था कि जहाँ भी आपको फुल फॉर्म नज़र आएगा, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता, तो मैं आपसे कह रहे थे कि आप एक पेज पर फुल फॉर्म लिख लीजिए, पहले उस पर लिखिए फुल फॉर्म, नीचे लिख लिए उसके जो फुल फॉर्म बनते हैं। जब तक हम पढ़ाते रहेंगे और बीच बीच में कोई भी फुल फॉर्म पढ़ता है तो आप उसको कॉपी में एक जगह लिखेंगे। ठीक है, ऐसे मान लो कोई दिवस पूछ लिया, जैसे हमारा नर्स दिवस जो 12 मई को मनाते हैं, तो अगर ये पूछ लिया तो आप दिवस को एक जगह लिखेंगे, कार्यक्रम जो हमारा भारत देश स्टार्ट करता है उसको एक जगह लिखेंगे और फुल फॉर्म आपको एक जगह लिखेंगे। जब इस तरह लिखेंगे तो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे जब तैयारी करेंगे तब आपका एग्जाम अच्छे से निकलेगा। TBA का फुल फॉर्म का है, जहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वहाँ पर इसको लिख लीजिए। तो TBA फुल फॉर्म होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, यानी कि जो हमारे प्रसव कराते हैं अटेंडेंट, उसको हम ट्रेन बर्थ अटेंडेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। मातृ पोषण, यानी कि अगर महिला स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ होगा, ये भी डिपेंड करता है। अनुवांशिकी, यानी कि हेरिडिटी होती है। वातावरण की, जिस बच्चा जहाँ पर रह रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, गंदा है, मैला है, गुजला है, कुछ है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये सभी हमारे कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बीमारी एसिडिटी की सम्मिलित की जाती है, एसिडिटी से सम्मिलित की जाती है। तो ये बीमारी होती है सिफिलिस, गोनोरिया और सेक्राइड। अच्छा, ये बीमारियाँ होती क्या हैं। ये बीमारियाँ हमारी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उसके जननांगों को प्रभावित करती हैं। सिफिलिस, गोनोरिया और सेक्राइड क्या होती है, सिफिलिस, गोनोरिया, सेक्राइड, ये हमारी चाहे मादा हो चाहे नर हो, दोनों के जननांगों में होने वाला बीमारी होती है। इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि गोनोरिया जो संबंधी बीमारी है ये कौन सी बीमारी है। तो ये हमारी जननांगों को प्रभावित करती है, मस से निकल आते हैं, तो ये हमारी गोनोरिया सिफिलिस होती है। इसको आप लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। सिफिलिस सबसे ज़्यादा सिफिलिस और गोनोरिया पूछा था है, बाकी सेक्राइड कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आँख भाग का नहीं है। कौन सा भाग आँख का नहीं है। श्वेत पटल होती है, दृष्टि पटल भी होती है, रंजक पटल होती है, लेकिन टेमोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया क्या होती है। हिस्टीरिया क्या होती है, ये हमारी एक मस्तिष्क की होने वाली बीमारी होती है। क्या होती है, मस्तिष्क में होने वाली बीमारियाँ होती है, जिससे हम हिस्टीरिया की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये शरीर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमको शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूँ मिलेगा। ठीक है, जो गेहूँ खाते हैं रोटी उसमें मिलेगा। तो जो हल्के मीठे पदार्थ होते हैं और प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उसमें अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा क्या बोलती है, उससे क्या बोलते हैं। देखो किशोरियों मतलब एडल्ट जो हमारी होती हैं, हाथों से संबंधित स्वच्छता बताई जाती है। नाखून कटे होने चाहिए, बिल्कुल सही है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, यानी कि आपके पीरियड्स में महावारी जब हो रही है तब आप स्वच्छ रहने तो संक्रमण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। जो हमारी एल्बेंडाजोल होती है, पहली बात एल्बेंडाजोल होता क्या है। एल्बेंडाजोल होता है हमारी कृमिनाशक होती है। जो हमारे आंतों में कृमि संक्रमण हो जाता है उसका ये एल्बेंडाजोल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एल्बेंडाजोल का कभी कभी पूछा जाता है कि एल्बेंडाजोल की जो खुराक है वो कितनी देनी चाहिए, तो वो हमारी 400 mg देना चाहिए। जो एल्बेंडाजोल की डोज होती है एल्बेंडाजोल की, ये 400 मिलीग्राम होनी चाहिए। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्बेंडाजोल हमारा कृमिनाशक है और इसकी कितनी खुराक देनी चाहिए।
तो 400 मिलीग्राम देनी चाहिए, 400 mg की टेबलेट देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कृमिनाशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर पर कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। जो न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर होता है वहाँ पर क्या होता है, शरीर को तापमान को बनाए रखना, यानी कि जो बच्चे न्यू बॉर्न केयर मतलब समझ रहे हो, अगर कोई नवजात बच्चा जन्म लिया है तो उसकी क्या, देखो यहाँ पर इंग्लिश टर्म यूज हुआ है न्यू बॉर्न केयर। न्यू बॉर्न केयर ये होता है कि नवजात शिशु जो जन्म हुआ बच्चा है उसकी केयर कैसे करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो देखिए शरीर के तापमान को बनाए रखना, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत करना, यानी कि बच्चा का प्रसव हुआ है तो तुरंत उसे दुग्धपान या स्तनपान करवाना चाहिए। रिससिटेशन यानी कि रिससिटेशन भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति यदि डाँट खांसी से पीड़ित है तो उसे क्षय रोग की संभावना के लिए आशा एनएम से परामर्श लेना चाहिए। तो 2 सप्ताह के अंदर अगर लगातार आपको खांसी आ रही है, 2 सप्ताह, देखो अमिताभ बच्चन टीवी आपने देखा हो ऐड करते हैं टीवी पर, ठीक है, आपके टीवी पर घर पे अमिताभ बच्चन टीवी का ऐड करते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि अगर 2 सप्ताह से आपको खांसी ज़्यादा आ रही है तो प्लीज़ आप अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाकर वहाँ पर अपनी जांच करें कहीं आपको टीबी तो नहीं हुआ है। तो 2 सप्ताह या फिर आपका 14 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सी दवा एमडीटी में शामिल नहीं है। तो हमारी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है हमारी एमडीटी में शामिल नहीं होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है H1N1 वायरस किसके द्वारा होता है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो हमारा जो H1N1 वायरस होता है ये हमारा स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाउट शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। जो गाउट होता है ये हमारे किस शरीर को प्रभावित करता है, ये हमारे जोड़ को प्रभावित करता है। किसको, जोड़ को प्रभावित करता है गाउट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्व अंडाणु का विकास कहलाता है। जो हमारा परिपक्व अंडाणु होता है उसका विकास क्या कहलाता है, उसे हम ऊजेनेसिस बोलते हैं। तो परिपक्व अंडे का जो विकास होता है उसे हम ऊजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु के शरीर पर सूक्ष्म बालों को क्या कहते हैं। शिशु के शरीर पर सूक्ष्म बालों को क्या कहते हैं, उसे हम लेनुगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेनुगो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न से क्या करना चाहिए। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, नाखूनों को साफ रखना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए, साफ शौचालयों का उपयोग करना चाहिए। ये हमारे सारे फैक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से क्षय रोग के लक्षण हैं। क्षय रोग के लक्षण क्या होता है, देखो जो क्षय होती टीबी होती है उसमें क्या होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी आएगी, आपका वजन में कमी होगी, आपको भूख नहीं लगेगी और आपके शरीर में रात में बुखार आएगा और खासकर आपके पीठ में, यानी कि आप जो बैकबोन है पीठ है वहाँ पर रात में आपको पसीना दिखेगा। तो ये हमारे टीबी के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देख लीजिए, 2 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, वजन में कमी, भूख न लगना और रात में बुखार। और रात में जब बुखार आता है तो आपकी पीठ पर पसीना जरूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है JSY के अंतर्गत आशा का कर्तव्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना, JSY मतलब होता है जननी सुरक्षा योजना। और ये हमारी जो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुई थी ये हमारी 2005 में लॉन्च हुई थी। और इसका जो कर्तव्य था वो क्या था, इसका जो कर्तव्य था वो हमारा था कि लाभार्थी के समय पर पंजीकरण करवाना, यानी कि जो महिला इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं उनका पंजीकरण करवाना, रेफरल वाहन की व्यवस्था करना, यानी कि जैसे 108 एम्बुलेंस आती है इसका व्यवस्था करना, प्रसव पश्चात जांच करना और उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें बात ये कही गई थी कि जो हमारी मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर, उसको कंट्रोल करने के लिए जननी सुरक्षा योजना आई थी। नाम से स्पष्ट है जननी सुरक्षा, यानी कि माता की सुरक्षा करने के लिए योजना आई थी। जो प्रसव के दौरान महिला की डेथ हो जाती है उनको रोकने के लिए हमारी जननी योजना आई थी JSY। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे HIV संक्रमण में विंडो पीरियड होता है। विंडो जो पीरियड होता है वो कितने महीने का होता है, वो हमारा 3 महीने का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MUASC टेप किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे 6 माह से 59 माह यानी कि 5 साल के बच्चे होते हैं उनके बीच किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। 6 महीना मतलब 12 पंचे 60 लगभग 5 साल। ठीक है, नेक्स्ट है समुदाय आधारित निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हमारे समुदाय आधारित निगरानी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामुदायिक मिल्कियत पैदा करना, समुदाय की आवश्यकताओं को जगाना, बिल्कुल सही, फीडबैक देना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकारी अस्पतालों में HIV एड्स से संबंधित परामर्श डाट पर मिलता है। तो कहाँ मिलेगा, इंटीग्रेटेड काउंसिल एंड टेस्टिंग सेंटर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से बीमारी का उन्मूलन कहलाता है। अगर किसी विशेष, देखो एक तो होता है
एलिमिनेशन, एक होता है पैंडमिक। तो अगर कोई महामारी, कोई अगर रोग होता है वो महामारी के रूप में लेता है उसे हम पैंडमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना क्या था, एक महामारी थी, पैंडमिक था। और अगर इसी पैंडमिक को हम ख़त्म कर देंगे, इसी बीमारी को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो उसे हम एलिमिनेशन बोलेंगे। अगर बीमारी फैल रही है पूरे एरिया में तो उसे हम महामारी बोलेंगे, अगर वो बीमारी खत्म हो रही है तो उसे हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, एलिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। नेक्स्ट है एनएचएम सेवाओं के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य जांच एवं शीघ्र कार्यवाही से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? वो हमारा होता है आरबीएसके। क्या होता है? आरबीएसके होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। मैं आरबीएसके और उसके सबके फुल फॉर्म एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा मच्छरों के नियंत्रण से संबंधित है? मच्छरों के नियंत्रण से संबंधित है तो हमारा इसमें होगा फॉगिंग। देखा होगा आपने, जो फॉगिंग करते हैं, मतलब जो नगर निगम में गांव में वहाँ एक धुआं वाली गाड़ी आती है, वो बहुत तेज़ से सफ़ेद धुआं निकालती है। ठीक है, सफ़ेद धुआं इसलिए निकालती है क्योंकि वहाँ पर फॉगिंग करने से मच्छर मर जाएंगे, मच्छरों पर नियंत्रण होगा। इसीलिए जो नगर निगम होते भों करते हुए गाड़ी लाते हैं, पूरा एकदम धुआं धुआं कर देते हैं, तो वो हमारी फॉगिंग की मशीन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, फॉगिंग की मशीन। नेक्स्ट है संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग क्या बोलते हैं? ठीक है, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? कांटेजियस डिजीज बोलते हैं, या कांटेजियस, या मतलब जो हमारे कांटेक्ट से होते हैं उसे हम कांटेजियस, मेडिकल लाइन में कंटेजियस बोलते हैं, यानी कांटेक्ट में आकर कंटेजियस होगा, सॉरी कंटेजियस मतलब कांटेक्ट में आकर जो फैलते हैं, संपर्क में आने के मतलब कॉन्टेंट, संपर्क मतलब होता है कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट से ही हमारा कॉन्टेजियस डिजीज बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर का अधिकारी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बीसीएमओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीएमओ, ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसे बीसीएमओ, ब्लॉक कंप्यूटर सॉरी ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। बिटॉट स्पॉट किसी कमी से होता है? जो बिटॉट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, विटामिन ए का फुल फॉर्म क्या होता है? विटामिन ए किसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे पीले फलों में पाया जाता है, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, वहाँ विटामिन ए आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु जन्म के कितने समय पश्चात विशिष्ट स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो मैं एक बता दूं, शिशु जन्म के कितने समय पश्चात स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्वेश्चन की आंसर बता दूं, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं बुक में ये चीज़ देखने को मिली कि है कि शिशु का जन्म हुआ है तो विशिष्ट स्तनपान जो होता है, विशिष्ट स्तनपान, तो यहाँ पर विशिष्ट की बात की गई तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर सामान्य की बात कही जाती है तो 1 घंटे से आधा घंटे के बीच। यहाँ देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप बाद में डाउट करके कमेंट में करोगे सर क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर विशिष्ट स्तन की बात की गई है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पर केवल स्तनपान की बात करता तो आप एक आंसर करते या आधा घंटा ऑप्शन करते। समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ विशिष्ट की बात की गई है तो इनमें से कोई नहीं होगा। विशिष्ट में ये होता है कि मान लो कभी प्री मेच्योर बेबी होता है तो उसको विशिष्ट स्तनपान करवाया जाता है, या कोई अगर मदर होती है तो उसको कोई दिक्कत होती है तो विशिष्ट स्तनपान किया जाता है। तो यहाँ पर अगर विशिष्ट नाम लिया है तो यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर केवल सिंपल होता कि स्तनपान शुरू कर देना चाहिए तो वहाँ 1 से 1.5 घंटे के बीच या आधा घंटा के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मान लो वहाँ पर आधा घंटा दिया होता तो आप एक टिक करते। ठीक, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 0 से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए? विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए? तो हमारी 9 खुराक दी जाती हैं 0 से 5 साल की बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय के इवोल्यूशन से क्या आशय है? जो हमारा गर्भाशय का इवोल्यूशन है उसे क्या आशय है? गर्भाशय का अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाना, यही हमारा गर्भाशय का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन मतलब वापस आना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? वो हमारे 300 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 300 किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्वसन नली में सी शेप कार्टिलेज का प्रकार है। जो हमारे सी शेप कार्टिलेज होता है उसका जो प्रकार होता है उसे हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है औषधीय गर्भपात में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो औषधीय गर्भपात होती है वहाँ पर कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखो वहाँ पर होते हैं मीजोप्रेस्टोल और फीमेप्रेस्टोन। ये हमारी 2 औषधीय गर्भपात की दवाई होती है, जिसका नाम होता है मीफेप्रेस्टोन एंड मीजोप्रेस्टोल। ये हमारी होती हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
वह अंग जो माता को गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा से ही बच्चे का पोषण होता है गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट हमारा हैजा का कारण क्या है, हैजा का कारण है जो हमारा एक हैजा होता है ये हमारा विब्रियो कोलोरी से जीवाणु वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। और ये हमारा जल जनित रोग होता है, यानी कि आप गंदा पानी पी लेंगे तो आपको हैजा हो जाएगा, हैजा ही आ जाएगी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है। जो हमारा यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह होता है वो हमारा होता है ओ, यानी ओ जो होता है हमारा सबको दे देगा और ए बी जो होगा ये सबसे रक्त ले लेगा। तो यहाँ पर डोनर की बात की गई है, दाता की बात की है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के साथ एल्बुमिन एक या इसके अधिक हो तो महिला कौन सी जटिलता से ग्रसित है। तो वहाँ पर प्री एक्लेम्पीसिया देखने को मिलती है। क्या होती है, प्री एक्लेम्पीसिया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी कौन सी होती है, टेटनस, ये हमारी संक्रामक बीमारी होती है। बाकी हमारी मधुमेह एक क्या होती है, ये गैर संक्रामक बीमारी होती है। अस्थि भंग मतलब आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हृदय विफलता यानी कि आपका हार्ट अटैक हो गया, लेकिन यहाँ संक्रामक बीमारी पूछा तो टेटनस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि मर्कूरियल और डिजिटल रक्तचाप में अंतर हो तो कौन सी रीडिंग को सही मानना चाहिए, कौन सी रीडिंग को सही मानना चाहिए। तो वहाँ पर जो मर्कूरियल की रीडिंग होती है उसे हम सही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, जो हमारी इंसुलिन होती है उसकी कौन सी ग्रंथि होती है। देखो इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है ये हमारे पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। तो अग्न्याशय की बीटा जो हमारी सेल होती हैं, बीटा सेल जो होती हैं वहाँ से हमको इंसुलिन हार्मोन का स्राव मिलता है। और अगर ये इंसुलिन स्राव जो हमारा होता है ये अगर नहीं होता है तो व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाता है, तो व्यक्ति शुगर पेशेंट हो जाता है। समझ में आई चीज़। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है ये अग्न्याशय की बीटा कोशिका से निकलता है, और अगर ये बीटा कोशिका से निकलना बंद कर देता है तो बीमारी मधुमेह या डायबिटीज जैसी बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कितने महीने की आयु में शिशु सोशल स्माइल देने लगता है। तो 3 महीने की बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो बच्चा देखा होगा वो सो रहा हो तो स्माइल करता है, तो हमारे 3 महीने में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है। तो हमारा अंडा जो होता है ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। वैसे सोयाबीन भी होता है, दाल भी होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जैसे दिया होता दाल तो वहाँ पर आप दाल करते, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय बीसीजी कितनी मात्रा में देना चाहिए। जो बीसीजी की खुराक होती है वो 0.0 ml होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। देखो स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग को हम नाभिक रोग की संज्ञा देते हैं। सबसे पहले स्कर्वी रोग जो नाव को खेते हैं, जो मछुआरे थे उनमें स्कर्वी रोग देखा गया था, इसलिए वहाँ पर नाभिक रोग की संज्ञा दी गई। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक रोग का दूसरा नाम क्या है, स्कर्वी है, या स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या है, नाभिक रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो, पस निकलता है। नेक्स्ट है एनीमिया रोग का लक्षण क्या है। जब तो एनीमिया रोग होता क्या है, हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उसे हम एनीमिया रोग बोलते हैं। एनीमिया रोग होगा कब, देखो आप जब खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, जब ऊर्जा नहीं आएगी तो ब्लड नहीं बन पाएगा, जब ब्लड नहीं बन पाएगा तो आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगी। तो देखते हैं अगर एनीमिया रोग होता है तो आपको भूख नहीं लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, त्वचा का पीलापन हो जाता है, जैसे आपके शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया बोलते हैं। जब रक्त की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका शरीर पीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है एक गर्भवती महिला में किस बीमारी का पता लगाने हेतु एलिसा टेस्ट किया था। मैंने कितनी बार बताया है, जो हमारा HIV एड्स होता है उसकी जांच के लिए हम एलिसा टेस्ट का उपयोग करते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेस्टन टेस्ट। क्या बोलते हैं, बेस्टन टेस्ट। तो हमारे एड्स के चेक करने के 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है एलिसा, एक होता है हमारा बेस्टन टेस्ट, जिसे हम हिंदी में पश्चिमी टेस्ट बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है। जो रतौंधी नामक बीमारी होती है हमारी विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, शाम के समय रोगी को दिखता नहीं है, और विटामिन ए का जो हमारा रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए का जो हमारा नाम होता है वो रेटिनाल होता है। और ये हमारा विटामिन ए मिलता कहाँ से, जो हमारे पीले फल होते हैं, इससे हमारा आम हो गया, ठीक है, पपीता हो गया और गाजर हो गई, और जो पीले फल होते हैं उनमें जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, बेहतर या प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्वित के लिए एनम को निम्न में से किसके साथ समन्वय रखना चाहिए। तो समन्वय मतलब है कम्युनिकेशन रखना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल सही है, गैर सरकारी के साथ ये भी बिल्कुल सही है, आशा सहयोगिनी इसके भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समन्वय मतलब होता है उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का जो स्तर है वो भी अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहें, तो यही होता है। नेक्स्ट है जैव चिकित्सीय प्रबंधन में प्लास्टिक के कचरे को किस रंग के डिब्बे में आ जाता है। तो जो प्लास्टिक, देखो जैव चिकित्सक होता है, जैसे मान लो
जैव चिकित्सा कहने का तो बायोमेडिकल जो हमारा कचरा होता है उसको हम लाल डिब्बे में रखते हैं। लाल डिब्बे में इस रखते हैं क्योंकि लाल डिब्बा साइन होता है खतरे का होता है, वहाँ पर संक्रमण होने का खतरा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, जो पीला डिब्बा होता है उसका मतलब क्या है? जो पीला डिब्बा होता है वो संक्रमण का निशान होता है। ठीक है, मान लो जैसे कोरोना था तो कोरोना समझ लीजिए, एक अगर मान लो आप कोरोना का यूज कर रहे हैं मास्क का, और उसको कहाँ फेंकेंगे आप? उसको पीले डिब्बे में फेंकेंगे मास्क को, क्योंकि जो पीला डिब्बा होता है वो हमारा संक्रमण का सूचक होता है। जब आप पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास में तो आपको समझ में अच्छी चीज़ आएगी। अभी ये हमारी क्लास जो हो रही है ये MCQ टाइप क्वेश्चन में है, अगर इसमें बताने की कोशिश करेंगे हर चीज़ तो आपकी एक क्लास 1.5 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? कुछ बीच में वीडियो ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या होता है? रेबीज का जो दूसरा नाम होता है उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। देखो, कुत्ते जो पागल कुत्ता होता है किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको रेबीज हो जाता है। अच्छा, रेबीज में होता क्या है? जब पागल कुत्ता काट लेगा तो जो व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र होता है वो डैमेज हो जाता है, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है प्रभावित होता है और उसको पानी से डर लगने लगता है, और उस पानी से जो डर लगता है उसे हम हाइड्रोफोबिया की संज्ञा देते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अंडाशय का मुख्य कार्य है? अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है आप बताएंगे? अंडाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारा होता है अंडोत्सर्ग करना। क्या होता है? अंडोत्सर्ग करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन जो नाल द्वारा स्रावित नहीं होता है। नाल द्वारा स्रावित नहीं होता तो उसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये हमारा पुरुष हार्मोन होता है। नेक्स्ट हमारा एड्स एक है, जो हमारा एड्स है यह क्या है? हमारा विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत तो हमारा होता है न्याय संगत वितरण, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिनोरिया क्या है? जो हमारी एमिनोरिया है ये क्या है? ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है उसका जब नहीं होता उससे हम एमिनोरिया बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू तो हो जाती है लेकिन इसे रोका जाना संभव होता है कब? जब थैंडर्ड अबॉर्शन होता है तो वहाँ पर रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? भाई सभी को पता है क्षय रोग को होता है फेफड़ों में, किस भाग में हो सकता है? क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग में हो सकता है? तो फेफड़ों में हो जाएगा, आंत में हो जाएगा, अस्थियों में, यानी कि टीबी सब कहीं हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसको आप लिख लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है जितना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ बच्चे का प्रसव कराना है, डिलीवरी करवाना है, उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वहाँ 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये आप लिख लीजिए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जहाँ बच्चे का बर्थ करवाना है यानी कि प्रसव करवाना है उस रूम का तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28वें दिन से 1 वर्ष तक का बच्चा कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम शिशु बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिशु को इंग्लिश में इन्फेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है एक महिला जिसने 4 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया हो तो ऐसा सामान्यतः निम्न में से किसके लिए जांचा जाएगा? किसके लिए जांचा जाएगा? उसे हम देखेंगे, एक महिला जिसने 4 किलोग्राम वजनी बच्चे को जन्म दिया है तो उससे सामान्यतः निम्न में से किसके लिए जांचा जाएगा? तो देखा जाता है उसके अंदर शुगर तो नहीं है, शुगर पेशेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कंगारू मदर केयर KMC दिया जाता है, तो जो हमारी कंगारू मदर केयर होती है वो हमारा माता द्वारा दी जाती है। माता समर में जो होती है उसे समझ लीजिए कंगारू कंगारू मदर केयर बोलते हैं। ऐसे देखा होगा कंगारू जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, वहाँ पर कंगारू मिलता है, कंगारू की थैली जो नीचे होती है उसमें बच्चा उसका रखा रहता है, ठीक है, उसी में उसका पालन पोषण होता है। उसी प्रकार हमारा कंगारू मदर केयर भी होती है। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? तो कौन सा चरण चल रहा है? ये हमारा कौन सा चरण चल रहा है? ये हमारा चतुर्थ चरण चल रहा है। कौन सा? चतुर्थ यानी 4th स्टेज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून सभी को पता है, 21 जून सभी को पता है, जो 2022 मनाया गया था, हमारा 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है, अभी मैंने डिस्कस भी की थी, इसका नाम होता है रेटिनॉल, रासायनिक नाम होता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आशा के चयन के लिए जनसंख्या आधारित मानदंड के है। यहाँ पर ग्रामीण की बात कही है तो यहाँ पर 1000 लोगों पर एक हमारा आशा की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है। उच्च रक्तचाप हमारा कितने प्रकार का होता है, तो हमारा प्राथमिक और द्वितीय 2 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जो हमारा कुष्ठ रोग होता है जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं, उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, उसका जो राष्ट्रीय नाम होता है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम क्या होता है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है। भाई आपने देखा होगा एक सिंबल ऐसा बना होता है ऐसे रेड, तो हमारा वो किसका होता है, रेड रिबन जो एक्सप्रेस सिंबल है वो हमारा एड्स का सिंबल होता है। अभी हम पहले 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाए थे, तो कैसे याद रखेंगे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस था, तो AIDS होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर डी, तो 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में बनाते हैं। 1 दिसंबर एड्स में इसका आंसर छुपा है, इसे AIDS हो गया, ठीक है। तो 1 दिसंबर एड्स आंसर मिल गया, आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है RBSK से तात्पर्य क्या होता है। जो आपका RBSK होता है उससे आपका तात्पर्य क्या होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं राजकीय बाल सप्ताह कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं बता दूं जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे, और मैं बता दूं UP NHM का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अवेलेबल करवाता रहूँगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और इसी तरह का आपको हम MCQ टाइप क्वेश्चन करवाते रहेंगे, और साथ ही साथ आपके चैप्टर वाइज भी जो MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको भी करवाएंगे, और थ्योरी क्लास तो लेंगे ही लेंगे। कंप्यूटर की ऑलरेडी क्लास 5 हो चुकी हैं, आप उसको देख लेंगे तो कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखेंगे HIV प्रोवाइड करता है, HIV जो हमारा होता है ये हमारा प्रतिरोधक क्षमता को प्रोवाइड करता है, इसमें जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता होती है खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है JSY योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन था। जो हमारी जननी सुरक्षा योजना थी जो 2005 में आई थी, इसके लाभार्थी कौन थे, तो जो इसमें वो लाभार्थी थे वे महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव सरकारी अथवा अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। कहने मतलब जो जननी सुरक्षा योजना आई थी इसका जो मेन मोटो था कि महिला के जो डिलीवरी करवानी है, लेबर करवाना है, प्रसव करवाना है, उसे संस्थागत में करवाना चाहिए, यानी कि जहाँ हमारी जो गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल है वहाँ करवा जाइए, घर में उनका प्रसव ना हो, यही हमारी बात की गई थी। जननी सुरक्षा नाम से स्पष्ट है, 2005 में आई थी, नाम से स्पष्ट है जननी सुरक्षा यानी कि माता की सुरक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों को इस्तेमाल हेतु व्यवहारिक परिवर्तन बढ़ावा देने वाला अभियान क्या था, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गोली की हमजोली। ये उनका क्या था, एक नारा दिया गया था कि गोली की हमजोली, क्या किया था, गोली की हमजोली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आशा को NRHM से किस वर्ष जोड़ा गया था। तो NRHM का जो फुल फॉर्म होता है, NRHM का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखो NRHM इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, ठीक। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मलेरिया किस प्रकार का रोग है। जो हमारा मलेरिया होता है ये हमारा एक प्रकार का प्रोटोजुअल होता है, यानी कि प्रोटोजुआ या परजीवी से होने वाला रोग होता है। इसको आप लिख लीजिए, हम भी ट्रिक बनाएंगे कि प्रोटोजुआ से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से रोग होने वाले कौन से होते हैं, इनकी अलग से वीडियो बना देंगे ट्रिक वाइज। आप 5 मिनट में उस अगर ट्रिक को पढ़ लेंगे तो आपके लगभग जितने भी रोग आते हैं सब कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है धूम्रपान से निम्न में से कौन सा कैंसर हो जाता है। अगर आप धूम्रपान करेंगे जाहिर सी बात है फेफड़े में धुआं जाएगा और जो फेफड़े होंगे प्रभावित होंगे, इसलिए फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज़्यादा पाया जाता है। जो TB होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे HIV के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षय रोग देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HIV। नेक्स्ट है वर्तमान में 4 निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में कौन सा शामिल नहीं है। तो हमारे 3 निर्माणाधीन मतलब है 3 हमारे बन रहे हैं। तो मदुरै में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है, रेवाड़ी में बन रहा है, लेकिन नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में एम्स बन चुका है हाल ही नहीं है, मतलब निर्माणाधीन नहीं है। तो दिल्ली वाला बन चुका है, बाकी ये तीनों हमारे बन रहे हैं। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इनमें से स्वास्थ्य टीम का कौन सा सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त किया जाता है। तो हमारा स्वास्थ्य सहायक भी होते हैं, जन स्वास्थ्य नर्स भी होती हैं और स्वास्थ्य कर्ता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।